डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर आपका रहेगा इसमें सॉलिड बॉडी एंड पार्टिकल डायनामिक्स, क्योंकि इसमें जो लास्ट चैप्टर है वो ग्रेविटेशन है, द फर्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी and the course syllabus are based on NCERT first, then after that your numerical sections are added at the last of the chapter. The various type of numericals I have added that is related to your academic session, your medical entrance exams, your JEE main and your JEE advanced, that are finished. And the notes written are small in scale, but the assignment in which you have the questions with the solution is provided to you, and also a test paper of the chapter is also provided to you. So to find the link of the derived link of my derived link, you can call me as in the given number on the lineup of this video. So system of particles and rotational motion, let's chapter number 6, 06. System of particles and here we can say that the rotational motion. Why we are saying that rotational motion? Because rotational motion is a social word, है ना? The system of particle that is called a dynamics. Category of dynamics. When we consider one particle, जब हम एक पार्टिकल की बात करते हैं तब हम उसे कह देते हैं सिंगल पार्टिकल की बात अगर मैं करूं, सिंगल पार्टिकल, तो मैं कह देता हूं कि ये बिलोंग कर जाता है काइनेमेटिक्स से। लेकिन जब पार्टिकल सिस्टम बन जाता है, ये पार्टिकल अलग अलग तरीकों से किसी बॉडी के अंदर होते हैं, तब उस में हम आ जाते हैं डायनामिक्स के अंदर, यानी फोर्स, एंगुलर मोमेंटम या और जैसी चीज़ें, इनर्शिया जैसी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है मास। देखिए मास बॉडी का डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसको एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करके सोचा जाता है और उस पर क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाइड की जाती है। क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ही रखते हैं। बाद में क्या हुआ कि और भी मैकेनिक्स आई, दैट इज रिलेटेड टू हैमिल्टनियन मैकेनिक्स, रिलेटेड टू आइंस्टाइन थ्योरी, दैट इज अ मास रिमेन्स नॉट constant, it's a variable quantity, mass energy equivalent। बट यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ही पढ़ते हैं। तो न्यूटन जो बात करते हैं वो पार्टिकल की बात करते हैं, तो हमें पार्टिकल्स को सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे ले जाना होता है और बॉडी के अंदर कंसिडर करना होता है। अब इसका एक एग्जांपल लूँगा मैं कि मान लीजिए हमने यहाँ एक ब्लॉक रखा, इसका डिफरेंस को समझना पहले ज़रूरी है। और ये हमने एक टेबल रखी, टेबल बनाई, हॉरिजॉन्टल टेबल जैसे भी आप कहें, और इस पर मैंने एक फोर्स जो है लगा दिया इस तरीके से F। नथिंग एल्स हियर कि कोई फ्रिक्शन है यहाँ पे, कुछ नहीं है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई कहाँ पर ये बॉडी चलेगी, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे सेंटर पे इसका मास मार लेते हैं। ये माला मास हालांकि इसके अंदर पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम एज्यूम कहाँ करते हैं, सेंटर पे। तो सेंटर पे एज्यूम करके हम क्या करते हैं, इसको पार्टिकल कैटेगरी में ले लेते हैं और F इक्वल्स टू M में हम कर देते हैं। तो यहाँ से A का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, F बाई इन विच कंसिडरिंग द डायरेक्शन। ठीक, जिसमें हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं, भाई किस तरफ को फोर्स लगी है किस तरफ को नहीं। आई हैव डिस्कस ऑलरेडी इन लॉज ऑफ मोशन हाउ द फोर्स इज एक्टिवेटेड ऑन दिस। कहाँ फोर्स कैसे काम करता है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है आपको। अब आता है बात की सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो कोई बॉडी मान लीजिए, उसी बॉडी की बात कर लूँ मैं, कोई बॉडी मान लीजिए इसी तरीके से ऐसे रखी हुई है यूँ,
और इसका वॉल्यूमेट्रिक पार्ट मैं कंज्यूम मतलब यूज कर लूँ, एज्यूम कर लूँ ऐसे, और ये कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, दैट इज वी कैन से दैट कि ये कोई टेबल है ऐसे। ये कोई टेबल है और ये आपका बॉडी है। अब इसमें क्या होगा कि इस पे फोर्स आप लगा रहे हैं। अब मैं मान लिया सेंटर पे फोर्स लगी मानी जाती है वहां पर, लेकिन मैंने क्या किया कि सेंटर पे फोर्स न लगा के यहाँ फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ। मैंने सेंटर पे फोर्स नहीं लगाया, ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया। तो उस रूल के अकॉर्डिंग तो सेम होगा। अगर मैं पार्टिकल ही मान रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग तो सेम होगा एक वस्तु में। बट इन रोटेशनल मोशन पार्टिकल में तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फोर्स है वो नॉट एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो उस केस में क्या होगा कि इस पर घूमने वाली चीज़ें भी लगेंगी, क्योंकि ये फोर्स क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश भी करेगा, है ना। और सेंटर पे भी लगाऊं तो भी घुमाने की कोशिश करेगा। ये हम किसी ब्लॉक को रख के ऊपर की तरफ फोर लाए खींचे तो घुमाने की कोशिश भी करता है उसको, है ना। तो क्या होगी, अलग अलग पार्टिकल पर ये फोर्स अलग अलग तरीकों से काम करेगा। जैसे यहाँ कोई पार्टिकल है उस पर कैसे काम करेगा, यहाँ कोई उस पर कैसे काम करेगा, उस पर कैसे काम करेगा, उस पर ऐसे ऐसे। तो इस केस में क्या होता है कि हम इस फोर्स को लगा सकें तो कहाँ लगा हुआ इस फोर्स को हम माने, वेयर दिस फोर्स इज अप्लाइड हैव टू बी एज्यूम्ड, वो हमें अज्यूम करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास। यानी सेंटर ऑफ मास जो है एक मानी हुई चीज है। वैसे मास, सेंटर ऑफ मास होगा कैसे, मतलब कि भाई सारे मास का सेंटर क्या है जिस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाइड किए जा सके। तो सेंटर मास इज द concept that is assumed to apply the Newtonian mechanics. न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब सेंटर ऑफ मास जो है कहीं माने उस पर फोर्स लगाए तो लगा हुआ फोर्स कहता है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन के बारे में जानकारी देती है न्यूटन्स लॉज के अंदर। ठीक, तो फर्स्ट लॉ में तो हम यही कहते हैं कि नेट फोर्स उस पर जीरो है तो इसकी फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होगा। यानी रिजल्टेंट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो है तो उसमें उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होगा। वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में भी रहेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। लेकिन सेकंड लॉ में ये कहते हैं, न्यूटन का सेकंड स्टेटमेंट क्या आता है, उसे अगर लॉज ऑफ मोशन पे लेके जाएं, सेकंड लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो ये कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है चेंज होता है। और वो कैसे होता, तो एफ एक्सटर्नल जो लगाया जाता है वो लीनियर मोमेंटम में चेंज कर देता है, ऐसे कर देते हैं यो। तो यार लीनियर मोमेंटम में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेंटर ऑफ मास जो है जो पहले था अलग अलग पार्टिकल का था वही बाद में भी होना चाहिए, तब तो माना जाएगा कि आपका सेंटर ऑफ मास सही है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास का एक एक्सप्रेशन फॉर Cm is derived, बना लिया जाता है मैथमेटिकली फॉर दिस पर्पज, ताकि न्यूटन का मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट इस पे लगाया जा सके। तो पहली चीज यही होती है इसके अंदर। जब आप इंट्रोडक्शन देखते हैं एनसीईआरटी के पेज को देखेंगे 4.6.1 में, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट कैन ए बॉडी, आई हैव डिस्कस ऑलरेडी रिजिड बॉडी कैसे काम करती है। तो अलग अलग पार्टिकल को देखा जा सकता है, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग तरीक़ों से रोटेट
करते हैं तो इन्होंने इसके इंक्लाइन प्लेन के ऊपर भी कुछ करके दिखाया है कि भाई अलग अलग जो है। अब थोड़ा सा इसमें भी देख रहे हैं कि कहाँ कैसे ये चीज़ काम करेगी। अब रोटेटिंग बॉडी की बात मैंने यहाँ की कि भाई ये घूमेगा भी, तो घूमती हुई बॉडी को भी हम बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, तो हम समझ सकते हैं कि पार्टिकल मोशन उस पर कहाँ लगेगा और रोटेशनल मोशन उस पर कहाँ लगेगा। तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिवन दिस एंगल। हम केवल बात कर रहे हैं घूमने वाली बॉडी के बारे में, यानी ये बॉडी जो है इस पर घूमते हुए नीचे की तरफ जा रही है ऐसे। क्लियर। तो देखिए सेंटर को अगर मैं देखूं तो सेंटर नहीं घूम रहा है। सेंटर में क्या है कि एक स्पीड या एक वेलोसिटी बनी हुई है। सेंटर के अलावा सभी पॉइंट घूम रहे हैं। अब इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये भी घूम रहा है, इस पॉइंट की बात करूं तो ये भी घूम रहा है। कहाँ घूम रहे हैं ये सेंटर के चारों तरफ घूम रहे हैं, रिवॉल्विंग अराउंड सेंटर। तो इसलिए सो दे कंज्यूम एनर्जी। अगर घूम नहीं रहा होता, ऐसे ही चल रहा होता, तो घूमने में एनर्जी वेस्ट नहीं होती, घूमने में एनर्जी खर्च नहीं होती। तो इस केस में क्या होता है कि एनर्जी तक पहुंचना है, और पहुंचना है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। तो यहाँ एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम यूज कर लेते हैं, दैट इज जैसे हम लीनियर मोमेंटम यूज करते हैं, तो हम यहाँ कर लेते हैं क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम विद पोजीशन। यानी अगर पोजीशन के साथ देखो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब बहुत सारे पार्टिकल होंगे बॉडी के अंदर, तो ये क्या होता है, इज डिफाइंड एज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर, क्योंकि इसमें एक नई चीज आ जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कहाँ घूम रहा होगा, कैसे घूम रहा होगा, है ना। तो वो चीज़ लगानी पड़ती है, इसमें देखना पड़ता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो पोजीशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई, देखिए, क्योंकि इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कुछ और है, या इस दूसरे वाले की कुछ और है, या और दूर ले लूँ इसकी कुछ और है, या फिर सरकमफ्रेंस पे ले लूँ इसकी कुछ और है ना। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीक़ों से चीज़ चल रही होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में ही जा रहा है, तो मैं अलग अलग पोजीशन भी लूँगा, तो उसकी वी और उसका आर या उसका जो भी है एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करूँगा, तो सबका अलग अलग आएगा, वो फिर ऐड भी होगा, टोटल भी बनेगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे बेसिक है, जैसे कि आपका लीनियर मोमेंटम बेसिक होता था, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम बेसिक हो जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए हम बॉडी को रोटेट कराते हैं, और उसका एंगुलर स्पीड, यानी ये इसमें क्या होता है कि इसमें एक इन्वॉल्वमेंट आ जाती है आपकी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, क्योंकि जब पोजीशन है चलेगा तो कहीं ना कहीं किसी के चारों तरफ जरूर चलेगा। तो सर्कुलर मोशन के जो इक्वेशन है आपके फंडामेंटल इक्वेशन, वो इसमें यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के कौन कौन से इक्वेशन इसमें यूज हो जाते हैं, तो जितने भी आपने पढ़े हैं वो सभी इसमें यूज हो जाया करते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि डी थीटा बाई डी टी, ये आपकी एंगुलर स्पीड हो जाती है, इसको यूज करेंगे बाद में। और डी ओमेगा बाई डी टी, ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। और एक रिलेशन ये भी हो जाता है ओमेगा क्रॉस आर, और ये वेलोसिटी हो जाती है आपकी टेंजेंट पर, यानी पार्टिकल जिस वेलोसिटी से चल रहा होता है। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये इक्वेशन है। फिर इन इक्वेशन को अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे डाल दिया जाए तो ये कुछ ऐसे भी बन जाते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या कहा, इफ अल्फा इज
कांस्टेंट। तो ज़रूरी नहीं है, नहीं तो यूज द डिफरेंशिएशन। ओमेगा निकालने के लिए थीटा टाइम वेरिएशन पर गिवन है, तो यूज द डिफरेंशिएशन। ओके, इसके बाद थीटा को निकालना चाहते हैं तो ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर इससे मिलेगा, और ओमेगा को रिलेशन को ही फाइनल करना चाहते हैं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इन वेक्टर फॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। अगर मैं इस इक्वेशन को वेक्टर में लिखूं तो ये ऐसी चीज होती है, देखो बहुत छोटी वैल्यू पे लगता है, ऐसे लगता है देखो, और यहां पर भी छोटी वैल्यू पे लगता है, और अल्फा डॉट थीटा, और यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट होता है ओमेगा डॉट ओमेगा। यानी ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होती है? ओमेगा डॉट ओमेगा, ओमेगा नॉट डॉट ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा डॉट डी थीटा। तो ये बात सर्कुलर मोशन में भी मैंने आपको बताई थी कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जोड़ा जाता है तो छोटी वैल्यू पर, जैसे मैंने कहा डी थीटा 1 और डी थीटा 2 छोटी वैल्यू होती है, तो ये डी थीटा 3 कर दिया जाए अगर, तो ये वैलिड है क्योंकि इसकी डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर मैं थीटा कर दूं इसको, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 3, और इस पे वेक्टर लगा दूं मैं यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, इट इज नॉट वैलिड। फिर ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये टेंजेंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएगा, बल्कि ये टेंजेंट के ऊपर जो लेंथ है, सरकमफ्रेंस है, ये उसको बताएगा, है ना। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक। तो यहाँ पर आगे की बात होगी तो हम करेंगे फिर कि भाई सबसे पहले जो हमने बात की थी वो की थी क्लासिकल मैकेनिकल न्यूटन में। यहाँ पे हम जो आ गए थे फिर इस पॉइंट पे, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को कैसे यूज करें ताकि लीनियर मोमेंटम वही बना रहे, यानी कहीं पर एक पार्टिकल को रखा हुआ मान लिया जाए, सिस्टम का टोटल मास वहीं पे रखा हुआ माना जाए, उस पॉइंट को ढूंढा जाए वो कहाँ पर है, ताकि उस पर F इक्वल्स टू ma अप्लाई किया जा सके। ओके, तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, उसे बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास। और ये बड़ा इजी होता है कि लीनियर मोमेंटम जो है अलग अलग करके देखे जाएं, फिर मास को जोड़ के टोटल कर दिया जाए तो फिर वो पोजीशन या वो वेलोसिटी या वो एक्सेलरेशन निकलेगा। तो सेंटर ऑफ मास के जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, यही हमारा अगला टारगेट होगा। सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास में हम क्या निकालेंगे जरा मैं बता दूं आपको। तो सेंटर ऑफ मास में हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे पोजीशन कहाँ होती है, यानी कहाँ होता है ये। फिर हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर हम जब बॉडी पर ये पार्टिकल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, फिर हम इसको सॉलिड बॉडी पे अप्लाई कर देंगे, ठीक। फिर एक नई चीज़ आएगी हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, समझना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें फिर एक नई चीज़ इन्वॉल्व आ जाती है। पहले आप विदाउट फ्रिक्शन करेंगे, और बाद में क्या करेंगे कि फ्रिक्शन भी लगेगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है। तो क्या करते हैं कि बच्चे इस चैप्टर को स्किप करते हैं, बच्चे क्या करते हैं इस चैप्टर को स्किप करते हैं, छोड़ते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को छोड़ देने से क्या होता है कि एकेडमिक लेवल तो ठीक आ जाता है आपका, एकेडमिक लेवल आपका ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं, आप पास हो जाएंगे।
लेकिन जो आपका कंपटीशन लेवल है ना, वो आपका खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है। मतलब घूमने के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो वो कमजोर हो जाता है आपका। ठीक है, तो शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। और सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं, उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, या फिर वो सॉलिड बॉडी पे कैसे जाएगा। दैट विल बी कंटिन्यूटी। ओके।